है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू टेस्ट सीरीज सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आइज की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर आपको ये 6 का फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इसका कल मिल जाएगा और ऐसे ही करके हम लोग सारे जो है टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 1 से 5 तक टेस्ट इधर सेक्शनल वाइज सॉल्व कर लिए हैं। पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी है और हिस्ट्री हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने जितने भी हमारे जो विजन के टेस्ट थे, ठीक है, फुल जीएस के टेस्ट 24 से 38 तक सारे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इजीली इसका पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, ठीक है। और एक लाइक तो बनता ही है बॉस, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर, और ये हमारा जो डिस्कशन है ये हमारा हिंदी में फुल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, बताना है। तो फर्स्ट है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सेकेंड है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, थर्ड है कि पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका कालक्रम में लगाना है कि कौन सा मतलब कब हुआ है, तो उसको जो है कालानुक्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है आपको। तो इसका देखो फर्स्ट वाला है जो इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें हम, तो इसकी स्थापना तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में, ठीक है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में आपको देखने को मिली थी। जो केटी तैलक थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता, तीनों ने मिलकर इसकी की थी, ठीक है। और पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो ये गोविंद रनाडे और इनके सहयोगियों ने इसकी स्थापना की थी 1867 में, ठीक है। तो इनकी अब ऑर्डर की बात करें तो 1866 में सबसे पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो हमारा 1, 3 और 2 हो जाता है। 1, 3 और 2, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जो चंपारण के बारे में कहा गया है, तो फर्स्ट है कि आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिख और जेबी कृपलानी के साथ महात्मा गांधी ने किया था। सेकेंड है कि जब बागान मालिकों ने किसानों को अवैध रूप से लिए गए धन को वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की तो सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग क्या करते थे, बागान मालिक, इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा था इनसे कि आपका जो जितना भी लैंड है उसका 3/20 भाग इस पे आपको जो नील की खेती करनी होगी, ठीक है। ये तिनकटिया, इसी को तिनकटिया जो है मतलब प्रणाली बोला जाता था कि अपना जितना लैंड है उसके 3/20 भाग पर आपको अब नील करनी ही पड़ेगी, नील की खेती। तो उसी को इन्होंने वापस ले लिया था, मतलब यही समझौता हो गया था इनके बीच में कि ये मतलब अवैध खेती नहीं कराएंगे, ठीक है। तिनकटिया वाला जो विवश करते थे खेती करने के लिए, तो उसके लिए सहमत हो गए थे, इसीलिए ये मतलब समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही है। और ये चंपारण जो सत्याग्रह जो है देखने को मिला था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेबी कृपलानी, नरहर पारिख और राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे, और ये 1917 में देखने को मिला था आपको, ठीक है। तो हमारा एक ऑप्शन ए सही हो जाता है और सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट जो संवैधानिक सुधारों को तैयार करने का एक प्रयास था, ठीक है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और थर्ड है कि रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है। जो कहा गया है कि पृथक निर्वाचन मंडल जो इनको मुस्लिमों को दिया गया था, जो देखने को मिला था, जो 1909 का जो एक्ट था, ठीक है, मार्ने मिंटो रिफॉर्म आया था, उसी में इनको जो है मुस्लिम समुदाय को क्या किया गया था कि पृथक निर्वाचन का मतलब उनको दे दिया गया था। तो ये वाला जो है ये तो हमारा सही हो जाता है क्योंकि इसको खारिज कर दिया गया था। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ठीक है। स्वशासन मतलब अधिराज्य की बात की थी, डोमिनियन स्टेटस की। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि इसमें जो इसकी अध्यक्षता की थी, जो ये मतलब नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता थी। इसकी सदस्य के रूप में ये सुभाष चंद्र भी थे और अन्य इनके सहयोगी भी शामिल थे, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, बी ऑप्शन। और इसमें जो ये रिपोर्ट आई क्यों थी, तो आने का कारण एक ही था, जो 1927 में साइमन कमीशन जो है
नियुक्त किया गया था, जो 1919 का जो ये एक्ट था, ठीक है, उसी को मतलब रिव्यू करने के लिए, फिर संवैधानिक सुधार लाने थे 1935 वाले में, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये रिव्यू करना था, तो इसीलिए तो उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए ये मतलब रिपोर्ट लाई गई थी इनके द्वारा विरोध करने के लिए साइमन कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं और उसके द्वारा लिखित जो मतलब लेखक हैं वो बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। तो देखो, अमार सोनार बंगला की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकेंड है ठाकुर मार झूली तो दक्षिणारंजन मित्र मजूमदार, ठीक है, और थर्ड है कि सुरेंद्र गीता गल, तो ये है सी सुब्रमण्यम भरथियार। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो अमार सोनार बंगला की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, ठाकुर मार झूली की बात करें तो दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार ने की थी, और जो ये सुरेंद्र गीतांगल थे, ठीक है, इन्होंने सुब्रमण्यम अय्यर की मतलब सुब्रमण्यम भरथियार ने जो सुदेश गीतांगल की स्थापना मतलब रचना की थी। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा 1946 में शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों को उत्तरदायी कहा जा सकता है। तो फर्स्ट है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्ली भेदभाव, भोजन की निम्न गुणवत्ता और आईएनए मुकदमे का विरोध, मतलब इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसका विरोध। तो गलत ये स्टेटमेंट है, ये उसका विरोध ये आईएनए का विरोध नहीं कर रहे थे। आईएनए के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, और उसमें जो संवैधानिक कैदी थे उनकी रिहाई के बारे में भी ये बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है इनके साथ जो है नस्ली भेदभाव किया जाता था। जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनको जो है अच्छा वेतन दिया जाता था, लेकिन जो भारतीय अधिकारी होते थे उनको कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भोजन की गुणवत्ता भी इन्हें निम्न दी जाती थी। तो इन्हीं के लिए ये मतलब ये भी एक उनके दोनों मुद्दे थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने आईएनए का विरोध नहीं किया था। उनको मतलब उनमें जो हुए थे, जैसे भारतीय सेना में सेनाधिकारी हुआ करते थे और सामाजिक कैदी होते थे, मतलब राजनीतिक कैदी थे। तो कुछ लोग जो सैनिक थे इंडोनेशिया में, उनको कैद कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। तो उनकी रिहाई के बारे में कहा गया था और वो इंडोनेशिया से भारत लाए जाए, इनके बारे में ये इन्होंने मतलब एक मास मूवमेंट निकाला था। पूरी नौसेना जितनी थी, ठीक है, इन लोगों ने इनके खिलाफ विरोध कर दिया था। उन्होंने कोई काम ना करने का जो है प्रण ले लिया था। तो हमारा जो है 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, सेकेंड है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, और थर्ड है पूना समझौता, और फोर्थ है पंचायत जो सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं। तो देखो, इसमें कौन सा मतलब कालाक्रम में लगाना है कि कौन सा कब मतलब ये घटना हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये नवंबर से जनवरी में देखने को मिला था, ठीक है। नवंबर से जनवरी में देखने को मिला था 1930 से 31 में, ठीक है, 1930 से 31 में। अगर जो साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। और ये पूना समझौता जो हुआ था तो ये आपको देखने को मिलेगा था 1932 में हुआ था, ठीक है। और ये जो सांप्रदायिक पंचायत जो दिया गया था, मतलब कम्युनल अवार्ड दिया गया था 1932 में दिया गया था। जो ये मतलब गोलमेज सम्मेलन के बाद, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद इनको ये दे दिया गया था। इसीलिए भूख हड़ताल कर दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये हमारा देखो, सबसे पहले इसमें कौन आएगा तो बात करें तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ये साइमन कमीशन की नियुक्ति, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन, और फिर है ये मतलब पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता। तो हमारा 2 1 4 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। कौन सा है? 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, 2 1 4 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने लोगों के विभिन्न समूहों को कुछ विशिष्ट निर्देश दिए थे। निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से त्यागपत्र देने का आग्रह किया था, ठीक है। और सेकेंड है कि उन्होंने सैनिकों से अपना पद छोड़ने का आग्रह किया था। थर्ड है कि उन्होंने जो है जो रियासतें थी, ठीक है, रियासतों के राजाओं से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने का आग्रह किया था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि जो मतलब रियासतें थी, उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राजा थे कि अपने आप लोगों को जो है जो संप्रभुता स्वीकार करनी चाहिए। इससे जो है हमारा और मूवमेंट जो है अच्छा होगा और ये मतलब ब्रिटिशों को हम भगा सकेंगे, क्योंकि हमारी जो उनके प्रति कोई जो हम सेवा नहीं देंगे तो वो लोग खुद ब खुद अपने हथियार डाल देंगे, ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये देखने को मिला था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये देखने को मिला था। और इसमें जो था ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो इसमें किसी भी कर्मचारी से त्यागपत्र देने की बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा था कि मतलब अगर वो सैनिक कर्मचारी हैं तो अपने लोग जो हैं जो मतलब विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का, संघर्ष के बारे में जिसमें कर रहे हैं, तो उन पर गोली चलाने से मना कर दें, ठीक है। और जो ये कर्मचारी हुआ करते थे
और कर्मचारी थे तो उन्होंने कहा था कि अपनी मतलब निष्ठा की घोषणा करो, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट ये हमारे गलत हो गए, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इस सत्याग्रह को आरंभ करने का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था, ठीक है। सेकेंड है कि यह रूसी शून्यवाद यानी निहिलिज्म से प्रभावित था। और थर्ड है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का यह रूप निभाने के लिए महिलाओं को मना कर दिया था, मतलब जो मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें मना किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं मना किया था। और इसकी जो प्रथम सत्याग्रही महिलाओं की बात करें तो इसमें श्रीमती सरला देवी थी, इन्होंने जो है ये पहली सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में थी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा था। और ये जो कहा गया था सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये जो शून्यवाद की बात कर रहे हैं तो केवल शून्यवाद से इसे नहीं प्रभावित था, इसमें जो है जो आयरिश के आतंकवादी जो संगठन थे उनसे भी प्रभावित था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट वाला जो इसमें कहा गया कि आरंभ के उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में बात नहीं की थी। इसमें कहा था इन्होंने जो मतलब जो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो बिना पूछे जो है इंडियन से इन्होंने उसमें इंडिया को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था कि मतलब इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट है, इन्होंने घोषणा कर दी थी। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे कि मतलब ये हमारी मतलब स्वायत्तता है, ठीक है, इसके विरुद्ध ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर हम लोग नहीं चाहते हैं फिर भी आप लोग हमको वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों में, तो इसीलिए उसका विरोध कर रहे थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसानों के कष्टों को कम करने के लिए कांग्रेसी मंत्रालय यानी 1937 से 1939 की जो ये कांग्रेसी मंत्रालय जो मतलब सरकारें गठित की गई थी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए गए थे। तो किसानों के कष्टों में क्या क्या किया गया था। तो फर्स्ट है कि किसानों के कल्याण के लिए भारतीय किसान संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। सेकेंड है कि भू राजस्व व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए टी प्रकाशन समिति का गठन किया गया था। और थर्ड है कि बंगाल बरगादर अस्थायी विनिमय विधेयक लाना था, ठीक है। तो देखो ये बंगाल वाला जो विनिमय विधेयक था ये तो 1947 में लाया गया था, तो ये उस समय का तो नहीं था, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड वाला सही स्टेटमेंट है, क्योंकि भू राजस्व व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए इन्होंने टी प्रकाशन समिति का गठन किया था, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाले में कहा गया है कि किसान कल्याण के लिए भारतीय किसान संस्थान की स्थापना की थी, तो ऐसा भी कोई मतलब वो नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। और इसमें जो आपको देखने को मिला था, हाँ, लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर किया था, जो ये यूपी और उड़ीसा के जो काश्तकार थे तो मतलब किसान थे, इनके लिए काश्तकारी अधिनियम पारित करवाया था, ठीक है। तो ये एक मतलब काम किया था, लेकिन कोई संस्था नहीं बनाई थी, ठीक है, कोई संस्थान नहीं बनाए थे। तो इसका स्टेटमेंट सेकेंड हमारा सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि 1920 के दशक में अकाली आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये बताना है। तो फर्स्ट है सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना, ठीक है। सेकेंड है कि पंजाब में अलग प्रांत का निर्माण करना। और सी है कि सिखों के आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर शिक्षा उपलब्ध कराना। और थर्ड है कि ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करना। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो सिख गुरुओं को जो भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से बचाना था, क्योंकि होता क्या था, ये जो महंत हुआ करते थे ये ब्रिटिश जो होते थे जो अंग्रेज मतलब अंग्रेजी जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे उनसे मिले हुए थे, तो ये मतलब उनको जो है भ्रमित किया करते थे और ये जनता को भी गुमराह किया करते थे। तो इसीलिए ये मतलब अकाली आंदोलन उस समय चला था 1920 के दशक में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही हो गया। सेकेंड और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहले आरंभ की गई थी। तो फर्स्ट है कि प्रवासी प्रभाव पर प्रतिबंध के विरुद्ध अभियान व्यक्तिगत कर था, ठीक है। और भारतीय विवाहों को अवैध मानने का के विरुद्ध अभियान था। तो इसमें जो कहा गया है थर्ड वाले में कि इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो इसके बारे में कहा गया है तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो था कि भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, ठीक है, गांधी जी द्वारा। और ये जो हमारा था व्यक्तिगत कर, ये मतलब व्यक्तिगत कर और भारतीय विवाहों को अवैध मानने के विरुद्ध अभिमानी जो थी, ठीक है, उसके बारे में ये अभियान था। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति कर था कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता था, ये 3 पाउंड हुआ करता था। और ये सारी जो घटनाएं देखने को मिली थी महात्मा गांधी की जो उस दौरान अफ्रीका में, तो 1894 से 1906 तक ये सारी जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया कि 1857 के बाद से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक
किसानों को विशेष मतलब किसानों की जो किसान आंदोलनों की विशेषताएं थी, तो जो मतलब बताना है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो मतलब देखने को मिला था 19वीं सदी के अंत तक। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अपनी मांगों हेतु किसानों को सीधे लड़ने की क्षमता। ठीक है, और सेकेंड है उनकी व्यापक क्षेत्रीय पहुंच और किसानों के बीच मजबूत आपसी संवाद। और थर्ड है कि उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का पर्याप्त समझ। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो हमारा भारतीय समाज था वो इलिटरेट था, मतलब साक्षरता नहीं थी यहाँ पे, तो वो मतलब समझ नहीं पाता था उपनिवेशवाद और औपनिवेशिकवाद की संरचना, जो आर्थिक संरचना है उसके बारे में, जो मतलब यहाँ से हमारे देश से सारा जो मतलब गुड्स जाता था, और मतलब जो पैसा हमारा धन निकास प्रणाली वाला जो नहीं था, कि जो दादा भाई नौरोजी ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उन सब बारे में, तो इनके बारे में इनको ज़्यादा पता नहीं था, ये लोग इतना उसमें पढ़ते नहीं थे। ठीक है, और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी मतलब हमारा गलत है, क्योंकि इनमें किसानों में अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें एकजुटता आ जाए। अगर ऐसी एकजुटता आ जाए तब तो कहने ही क्या है किसानों के। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, तब भी नहीं था और अब भी ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, इन्होंने अपनी सीधे मांगे लड़ने की क्षमता जो है इनमें विकसित हो गई थी, क्योंकि और तो ये कुछ जानते नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मांगे करते थे। तो विदेशियों के जो विदेशी मालिक बागान मालिक होते थे उनके खिलाफ जो हड़ताल करते थे, जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ, तो इनसे थोड़ा बहुत अपना जो है ये मतलब सीधे लड़ने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इस युद्ध में मराठाओं को अवैध और पंजाब के राजपूतों और शासकों को समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और सेकेंड वाला है यह युद्ध भारत में ब्रिटिश महत्वाकांक्षा हेतु एक आघात सिद्ध हुआ और इसने भारत में अफगान साम्राज्य को अत्यंत सुदृढ़ किया। तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा, जो मराठाओं की और जो अफगान थे, अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इनके बीच ये युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें मराठाओं की हार हो गई थी। इनके कारण यही थे कि इनके जो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और इसके साथ साथ जो इनका पूर्व व्यवहार था, तो जो जाट थे इन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था, सिखों ने भी नहीं किया था, अवध प्रांत ने भी नहीं किया था, और राजपूतों ने भी इनका जो है समर्थन नहीं किया था, इसीलिए ये हारे थे। ठीक है, क्योंकि इनकी नीतियाँ कुछ अच्छी नहीं थी। ये लोग मतलब बहुत जल्दी जो है जो जुर्माना लगा देते थे और उन्हें देना भी पड़ता था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव टाइप में काम करते थे। ठीक है, और ये वाला जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा जो है देखने को मिलेगा, तो ये गलत है ये भी, क्योंकि इसमें जो महत्वाकांक्षी ब्रिटिश और अफगानों का बताया है कि साम्राज्य विस्तार हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अफगानों को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिला था, इनको केवल वही पंजाब वाला क्षेत्र इन्होंने अपने अधिकार में लिया था, उसके बाद ये भी क्षेत्र चला गया था इनका। ठीक है, और ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इन्होंने इनको भी जो है साउथ इंडिया में भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने का अवसर मिल गया था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 14 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि वह तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रथम संपादक थे, वह ब्रह्म समाज से जुड़े थे, उन्होंने समाज में वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए कार्य किया था और धर्मशास्त्रों पर निर्भर होने के बजाय उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सीय मत का हवाला दिया था। उन्होंने विवाह से पहले प्रेम प्रसंग, विवाहित जीवन आधार के रूप में सहभागिता व समानता तथा कानून और रीति रिवाज दोनों द्वारा तलाक का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये जो मतलब दिया गया है ऊपर के जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें किसके बारे में कहा गया है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि अक्षय कुमार दत्त हैं, बी है केशव चंद्र सेन है, और सी है कि देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, डी है कि हमारा जो राजा राम मोहन राय है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो अक्षय कुमार दत्त हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है बाल विवाह के बारे में और मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब बातें की हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे में किया गया निवेश मुख्य रूप से स्वदेशी था। ठीक है, और सेकेंड है कि भारत सरकार ने निजी उद्यमों द्वारा रेलवे के निवेश की गई पूंजी पर निश्चित प्रतिफल की गारंटी दी थी। और थर्ड है कि भारत में वस्तुओं के आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेल का निर्माण किया गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा तो कुछ नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जो इंडिया में जो कच्चा माल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, इसको जो है ब्रिटिश भेजने के लिए इन्होंने मतलब पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, जैसे ये है तो ये मतलब पोर्ट तक लाने के लिए ये ट्रेनों का विकास किया था। ठीक है, ये एक मतलब था। तो इनका ये आर्थिक कारण था और एक राजनीतिक कारण था और सैन्य कारण था कि मतलब सब पर जो है
पूरे इंडिया पर हम अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ये इनका कारण था, ना कि कोई मतलब आंतरिक या मतलब भारतीयों के हित में कोई बात की गई थी, इसलिए इनका विकास किया था। हालांकि भारतीयों को भी इसका फायदा मिला था, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है तो इसमें ये भी गलत है, क्योंकि ये स्वदेशी पूंजी बहुत ही नगण्य थी, बहुत कम मात्रा में थी। इसमें जो विदेशी पूंजी आपको देखने को मिलती थी उन्हीं के द्वारा जो है मतलब सबसे ज़्यादा किया गया था, मतलब निवेश किया गया था, इसीलिए तो गारंटी दी गई थी, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, तो इसमें जो ये भी ये जो है तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये गारंटी की जो बात करते हैं तो ये वाला सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला गलत है, विदेशियों के द्वारा इसमें की गई थी। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हो जाता है सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचिन्नोपल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो फर्स्ट है के केलप्पन ने, और सी राजगोपाली चारी ने, और सी है ऑप्शन हमारा सरोजिनी नायडू, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जो 6 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने जो ये गुजरात वाले तट पे जाके उन्होंने दांडी में जो नमक कानून तोड़ा था, उसी के समर्थन में क्षेत्रीय अन्य क्षेत्रों में भी ये मतलब मूवमेंट हुए थे। उसमें जो ये तिरुचिरापल्ली जो था वहाँ पे इन्होंने जो सी राजगोपाली ने इनका समर्थन किया था, उसका नमक का कानून वहाँ तोड़ा था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी प्रेम की भूमिका थी। तो राष्ट्रवादी प्रेस की जो भूमिका थी उसके बारे में, तो फर्स्ट है कि आकर्षण मुद्रक व्यवसाय में हिस्सेदारी प्राप्त करने की, ठीक है। सेकेंड है कि आम आदमी की राजनीतिक शिक्षा और लामबंदी, और थर्ड है कि सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करना, ठीक है। तो देखो, सरकार की तीखी आलोचना भी इसमें की जाती थी, और आम आदमी की राजनीतिक शिक्षा और लामबंदी की भी बात की जाती थी, ताकि लोगों को जानकारी हो, लोग जागरूक हों इन ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन ये व्यावसायिक मुद्रण की बात जो की गई ये गलत है। तब मतलब प्रेस का कोई व्यवसायीकरण नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, केवल इनका मतलब जानकारी प्रदान करना था भारतीयों को, ठीक है, और उनको जागरूक करना था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में शोर समिति संबंधित है। तो ए ऑप्शन है कि ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण का समन्वय करना, बी है कामागट्टा मारू जहाज के यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने से, और सी है कि अहमदाबाद मिल श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता से, और डी है कि जो आपको देखने को मिलेगा समुद्र के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आरोपित किया जाने वाला आयात शुल्क था, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। जो कामागट्टा मारू जहाज के यात्री थे, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये शोर समिति का गठन किया गया था इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि कामागट्टा मारू एक मतलब ये घटना हुई थी जो जब जापान के जो पंजाब के लोग जापान में थे, तो वो लोग जो है कनाडा गए थे, उनका एक जहाज़ था कामागट्टा मारू, ये कनाडा के बैकवर्ड तट पर पहुंचे थे, तो उन्होंने भारतीयों को अंदर आने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने उसी के संबंध में ये मतलब समिति गठित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि 1870 के दशक के दक्कन के दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अमेरिका में गृह युद्ध 1870 के दशक में दक्कन विद्रोह के लिए उत्तरदायी का एक प्रमुख कारण था, ठीक है। इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, ठीक है। थर्ड है इसका क्रूरतापूर्वक दमन किया गया और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहा। तो एक गलत स्टेटमेंट है, वो विफल नहीं रहा था, वो सफल हो गया था, क्योंकि ये हुआ क्या था, ये ऐसी घटना थी इसमें जो देखने को मिला था, जो ये मतलब जो गृह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, तो उसमें क्या होता था, पहले ब्रिटिश में जो कॉटन था उसका 1/3 जो है अमेरिका से आता था। जब वहाँ गृह युद्ध हो गया तो वहाँ का एक्सपोर्ट कम हो गया कॉटन से, तो उसकी कॉटन की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में जो है ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये आपको जो काली मिट्टी है जहाँ मिलती है ना, तो यहाँ पे कपास ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे कपास को प्रोत्साहित किया गया उगाने के लिए। तो किसानों ने उगाया कपास, लेकिन उसमें जो है किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ था, उसमें जो ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे उन लोगों को फ़ायदा हुआ था, और वो ऋण के जाल में फंसते चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उस ऋण को चुकाने के लिए जमींदार जो है उन पर दबाव बनाते थे और अलग से ऋण नहीं देते थे, उसी के संबंध में ये हुआ था। तो जो है ब्रिटिश सरकार ने इसमें एक समिति गठित की थी, और उसका जो निर्णय आया तो उसमें कहा कि ये लोग मतलब उसको नहीं देंगे, ठीक है, और ये मतलब सफल हुए थे अपने उद्देश्य में, तो वो उनका ऋण नहीं देना पड़ा था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसका ब्यौरा था। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, और ये सेकेंड भी सही है, क्योंकि ब्रिटिश को इसमें उखाड़ के फेंकने की बात नहीं थी, ये जो मतलब तुम्हारे थे जो साहूकार हुआ करते थे उनके विरुद्ध था किसानों का विद्रोह। तो इसमें सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ए वाला। नेक्स्ट है 20 नंबर। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को आरंभ किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था। तो फर्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति
निष्ठावान जमींदारों के धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करना। सेकेंड है ईस्ट इंडिया कंपनी को आय की स्थिरता प्रदान करना। और ये थर्ड है कि कृषि का विस्तार करना और कृषि उत्पादकों में उत्पादकता में सुधार लाना था। तो इसके बारे में जो बात की गई थी, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो उनका रेवेन्यू कम था उसी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर का जो है एक्सपेंड करने की बात की थी। और ईस्ट इंडिया में की आय जो थी उसको कम थी, उसको स्थिर करने की, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता था, ठीक है, तो उसको स्थिर करने की बात की गई थी। और ये जमींदार और धनी जो विशेष प्राप्त वर्ग का निर्माण करने की बात भी की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21, इसमें आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है INA का विचार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, ठीक है। और बी है कि जापान द्वारा रिहा किए गए भारतीय युद्ध बंदियों को INA में भर्ती किया गया था। और सी है कि सी है इसमें झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था, ठीक है। और डी है कि इसने भारत बर्मा मोर्चे में अंग्रेजों पर सैन्य आक्रमण का प्रयास किया था। तो देखो ये सैन्य आक्रमणों का इन्होंने बर्मा के मोर्चे पर इन्होंने जो INA थी इन्होंने आक्रमण किया था। और झांसी की रानी रेजिमेंट का भी इसमें गठन किया गया था। और INA जो थे जापान के युद्धबंदी थे, उन्हीं को रिहा किया गया था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये मतलब जो मोहन सिंह थे, ठीक है, सोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका मतलब इन्होंने सर्वप्रथम ऐसा विचार दिया था कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा, तो यही ए वाला ऑप्शन हमारा इसके संबंध में सही हो जाता है, क्योंकि नहीं सही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे। तो फर्स्ट है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित करना, ठीक है। और सेकेंड है कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। और थर्ड है कि साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो जो इसमें कहा गया है जो ये मतलब स्वदेशी आंदोलन के संबंध में, शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में, तो ये जो देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी में कहा गया था कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को व्यवस्थित करने का राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना था। तो ये भी स्थापना भी की गई थी इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लेकिन थर्ड वाला गलत है, क्योंकि जो आपको देखने को मिली थी ये मतलब साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो ऐसा मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो आपको देखने को मिला था ये बंगाल में मतलब ये हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। ये आपको देखने को मिला था जो ये बंगाल में तकनीकी संस्थान था, ठीक है, वहाँ पे ये बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई थी इसके संबंध में, ठीक है। और तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारत में के दौरान प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मद्रास, बी है कि पश्चिमोत्तर प्रांत, सी है थर्ड है कि मतलब उड़ीसा, और फोर्थ है सिंध। तो ये सिंध में जो है प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, तो प्रांतों पे, तो इसमें जो 1937 के चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि कहाँ कहाँ मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सरकारों का गठन किया था। तो इसमें देखो आपको मद्रास में भी देखने को मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, और उड़ीसा में भी देखने को मिला था। इसके साथ साथ तुम्हारा देखने को मिला था असम में भी इन्होंने सरकार का गठन किया था, और मध्य प्रांत में था, बॉम्बे में था, उड़ीसा में था, बिहार में था, उत्तर प्रदेश में। तो ये मतलब लगभग 8 राज्यों में इन्होंने अपने जो है मतलब मंत्रिमंडल बनाए थे, ठीक है। लेकिन जो ये सिंध प्रांत है, यहाँ पे आपको सिंध यूनाइटेड पार्टी जीत कर आई थी, तो यहाँ इनका मतलब मंत्रिमंडल नहीं था। तो हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का आंदोलन आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकृत करने के कारण, बी है कि रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण, सी है कि साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण, और ये कहा गया है डी वाला साइमन कमीशन के अध्यक्ष के भारतीय विरोधी विचारधाराओं के अलोकप्रिय होने के कारण, ठीक है।
तो देखो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। जो साइमन कमीशन आया था उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि संवैधानिक सुधारों की बात की जा रही थी इंडिया में। जो 1919 का जो एक्ट आया था उसका रिव्यू करना था, उसके बाद 1935 का एक्ट आना था, उसी में ये मतलब संवैधानिक सुधार होने थे। तो उनका मतलब अब इंडियन है तो इंडियन का मतलब उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, तभी तो वो बता पाएंगे। अब अंग्रेजी आ रहे हैं वहाँ से, अब वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे, उसी के आधार पर उनमें मतलब सुधार कर दिए जाएंगे, वही लॉ एंड ऑर्डर उनका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कहाँ से सही था, तो इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 35, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एओ हुम और एओ हुम जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ठीक है, सेकेंड है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्षा थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो 1917 में आपको जो अधिवेशन कानपुर में देखने को मिला था, इसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, एओ हुम ने इसकी प्रथम अध्यक्षता नहीं की थी, जो विदेशी थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रथम यूरोपीय थे ये जॉर्ज यूले थे, इन्होंने 1990 में जो है जो इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो है बी वाला सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि 26, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में गठित की गई थी। ठीक है, सेकेंड है इसके गठन ने कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस के निष्कासन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो एक गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके संबंध में। लेकिन हाँ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसकी जो इस पार्टी का गठन किया था, ठीक है, कांग्रेस के भीतर 1939 में। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला। और ये मतलब इनको बाहर क्यों निकाला गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब ये हमारा इनको एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना की थी उससे पहले एक मतलब चलाया गया था ये, मतलब ये जो कांग्रेस की कार्य समिति हुआ करती है। ठीक है, तो अखिल भारतीय कार्य समिति का जो प्रस्ताव होता था उसके विरुद्ध इन्होंने अखिल भारतीय विद्रोह की घोषणा कर दी थी, इसीलिए इनको उससे निकाल दिया गया था। तो यह हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है 27, इसमें कहा गया कि फिरोज शाह मेहता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। ठीक है, सेकेंड है कि उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। और थर्ड है कि उन्होंने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये गलत है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था जो 1886 में, इसकी जो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट की जो हम बात करें तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं फिरोज शाह मेहता के संबंध में, क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन और राष्ट्रीय जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी इन्हें चुना गया था। तो हमारा ए और बी स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका समर्थन करने हैं। तो 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। तो फर्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, बी है कि रॉलेट एक्ट, सी है कि वाईकॉम सत्याग्रह और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका बी ऑप्शन है जो रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, 1919 वाला। ठीक है, उन्हीं के बारे में ये मतलब समर्थन के लिए ये मतलब चलाया गया था, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था रॉलेट एक्ट के संबंध में, क्योंकि ये था एक मतलब काला कानून था। तो काला कानून था तो इसी के लिए मतलब बिना दलील, बिना वकील और बिना कोई मतलब सुनवाई किसी को भी मतलब शक के बिना पे जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, उनके बचाव के लिए कोई मतलब प्रक्रिया नहीं थी, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 29, इसमें कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के लक्ष्य का और उद्देश्य क्या थे। तो फर्स्ट है कि मनुष्यों द्वारा मनुष्य के शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना, और सेकेंड है सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना, और रेलवे और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इनके लक्ष्य और उद्देश्य यही थे, क्योंकि ये कहते थे कि मनुष्यों का जो शोषण हो रहा है उसे सभी रूपों से समाप्त कर दिया जाए, और क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना था इनका मुख्य उद्देश्य। और रेलवे के और जो बड़े उद्योग थे उसमें कहा था कि मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिले और लोगों का जीवन बेहतर हो जाए। ठीक है, जो मतलब अंग्रेज उसका दोहन कर रहे थे। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। और इसकी HRA की स्थापना की बात करें जो HSRA है, ठीक है, इसकी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और इनके अन्य सहयोगियों द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 30 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था, इसका क्या कारण था। तो फर्स्ट है कि भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, बी है कि अवसंरचना में अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए निवेश के कारण अधिशेष उत्पादन से। ठीक है, और सी है कि
विश्व बाजार के संबंध में भारतीय किसानों की बड़ी जागरूकता। और डी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के राजस्व के भीतर वस्तुओं को खरीदने और निर्यात करने की पद्धति। तो इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि ये पहले क्या करते थे कि मतलब यूरोप से पैसा लाया, मतलब पैसे या मतलब बुलियन लाया करते थे, जो मतलब सोने के बुलियन हुआ करते थे, वो लाया करते थे, वस्तुएं खरीदते थे, उसके बाद अपने यहाँ ले जाते थे और फिर उनके बेचते थे। लेकिन जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो राजस्व वसूलने की जो दीवानी के अधिकार मिल गए थे, तो वो यहीं से पैसा कलेक्ट करते थे और यहीं से वस्तुएं खरीद के यूरोप भेज दिया करते थे। ठीक है, वही मतलब कारण था कि जो निर्यात जो है ज़्यादा हो गया था आयात से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध समझौता करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो फर्स्ट है कि मदन मोहन मालवीय, सेकेंड है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो देखो इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने जो है इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे, वो इसका विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग और जो है INA का जो है मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपको विलय हो जाए, ये एक में मतलब समझौता हो जाए, क्योंकि ये मदन मोहन मौलवी जो थे ये थोड़ा सा हिंदूवाद की तरफ टिल्टेड थे। ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा विचार करते थे। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। और ये जो लखनऊ समझौता 1916 में देखने को मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्वेश्चनों में से निम्नलिखित में से किन्हें कार्नवालिस न्यायिक सुधार में देखा जा सकता है। तो फर्स्ट है कि सिविल जज और कलेक्टर के पद का विलय। और सेकेंड है कि फौजदारी मुकदमों से निपटने के लिए पृथक न्यायालय की स्थापना और प्रांतीय अपीली न्यायालय का उन्मूलन। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि प्रांतीय जो अपीली न्यायालय हैं इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, कार्नवालिस ने, तो ये गलत है। और ये इसका जो उन्मूलन किया था, तो ये जो विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, इन्होंने इसका उन्मूलन कर दिया था, जो अपीली न्यायालय का उन्मूलन इन्होंने किया था। ठीक है, प्रांतीय अपीली न्यायालय का। और ये जो फौजदारी मुकदमे से निपटने के लिए न्यायिक मतलब पृथक न्यायालय की स्थापना की थी, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इन्होंने विलय नहीं किया था। जो सिविल जज और कलेक्टर हुआ करते थे, इनके पद को अलग कर दिया था। पहले ये दोनों का एक ही काम होता था। जो कलेक्टर हुआ करता था, ये मतलब दोनों न्याय का भी काम करते थे और रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। लेकिन उसके बाद कलेक्टर को जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया, और सिविल जज जो था इसको जो है न्यायिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन केवल इसमें सही है। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट है कि बंगाल के द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह 1765 की इलाहाबाद की संधि का परिणाम था। ठीक है, सेकेंड है इसे लॉर्ड क्लाइव द्वारा आरंभ किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। थर्ड है कि नवाब ने राजस्व संग्रह का अधिकार बनाए रखा, जबकि पुलिस और न्यायिक शक्तियों के नियंत्रण का अधिकार कंपनी में निहित था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राजस्व का अधिकार था ये मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और लेकिन जो पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था ये नवाब को दे दिया गया था। तो उसका जो है राजस्व नहीं था, तो वो मतलब अच्छे से अपनी सेवाएं प्रोवाइड नहीं कर पाता था, जिससे जो है लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था उस समय, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, और वो मतलब डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड में जो कहा गया कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा आरंभ किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, उसी के संबंध में इन्होंने जो लॉर्ड क्लाइव था इन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की थी। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में लॉटरी समिति 1817 का गठन किया गया था। तो क्यों किया गया था जो ये लॉटरी समिति थी? तो फर्स्ट है कि नगर विकास है, तो धन जुटाने के लिए, भारत में लॉटरी समाप्त करने के लिए। सी है कि न्यायपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की नीति की अनुशंसा करने के लिए। डी है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अधीन आने वाली क्षेत्रों में भूमिका का आवंटन युक्त संगत बनाने के लिए। तो देखो ये ऑप्शन इसका सही है। जो ये नगर विकास है तो धन जुटाने के लिए थी, क्योंकि जो नगरों का जो है बहुत अच्छी तरीके से विकास करने के, जो शहर थे उनका विकास करने की इसमें बात की जा रही थी लॉटरी समिति में। ठीक है, और इसमें जो कलकत्ता शहर था इसी का परिणाम था। शहर को अच्छी तरह से बसाया था, और उसमें जो मजदूर वर्ग होता था उनको शहर से बाहर निकाल कर खदेड़ कर बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। मतलब कितना अत्याचार ये लोग मतलब किए थे मतलब भारतीयों पे। ठीक है, तो 35 पे इसमें 1918 की प्रसिद्ध अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और सेकंड है यह श्रमिकों के काम के घंटों में वृद्धि पर असंतोष का कारण था। तो ये देखो ये जो अहमदाबाद मिल के बारे में, तो ऐसा कुछ घंटों का काम नहीं था, यहाँ एक प्लेग महामारी फैली हुई थी। ठीक है, तो वही प्लेग महामारी के संबंध में प्लेग
जो आपको बोनस मिलता था, ठीक है, उसी के संबंध में ये मतलब किया गया था, क्योंकि वो बोनस देने के लिए मंजूर नहीं थे जो मिल अधिकारी थे, और उसको इनकी जो सैलरी भी कट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के बारे में ये मतलब हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, इसका आपको देखने को मिला था महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इनकी ये पहली भूख हड़ताल थी। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, एक दो कोई भी सही नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट है कि अयोग्य शस्त्रों के विनिर्माण और बिक्री, स्वामित्व और परिवहन को विनियमित करना, ठीक है। बी है कि भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमों की सुनवाई की अनुमति देना, और सी है कि सामाजिक और साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए संदेह वाले विदेशियों को विदेशियों को निर्वासित करना, और डी है कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच व्याप्त दमनकारी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करना। तो हमारा देखो सी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि जो सामाजिक और साम्यवादी विचारधाराओं का प्रसार करने वाले संदेह वाले विदेशियों को निर्वासित करने की इसमें बात की गई थी, और वो मतलब कि ये लोग मतलब क्रांतिकारी जो विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह भड़का रहे हैं जनता को, इसीलिए इनको पलायन करने की बात की गई थी, ठीक है। और ये पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा प्रोविजन आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और कई लोगों को इससे अभी इस समय जो लॉकडाउन के समय और उससे पहले जो हमारा था, जो देखने को मिला था, जो ये NAA के संबंध में पब्लिक सेफ्टी के अंतर्गत कई लोगों को जो है इनको अंदर किया गया था, जेल में डाला गया था, और जो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही किया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों और चाय बागानों में मजदूरों की अमानवीय स्थितियों को सुधारना था, ठीक है। और सेकेंड है कि उन्होंने बाल श्रम को उन्मूलन का प्रावधान किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने बाल श्रम का जो पूरी तरीके से उन्मूलन नहीं किया था। हाँ, इसमें एक भारतीय कारखाना अधिनियम आया था जो आपको देखने को मिला था 1881 में। इसमें क्या कहा गया था कि जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न किया गया था कि वो 9 घंटे की जो है ड्यूटी करेंगे, और 4 छुट्टियां महीने में मिलेंगे। देख रहे हो कि 7 से 12 जो एज ग्रुप के हैं उनके लिए बताओ ऐसा प्रोविज़न कितने कठोर थे, ठीक है। 9 घंटे की ड्यूटी, इस समय तो इंडिया में 8 घंटे की ड्यूटी है जो नॉर्मल है, और तो ये हमारा गलत हो जाए। और सेकेंड जो आया था जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1991 का, ठीक है, जो 1991 का आया था, इसमें प्रोविज़न किया था इनकी ड्यूटी 7 घंटे कर दी गई थी, ठीक है। और महिलाओं को भी इसमें प्रोविज़न किया गया था कि इनकी जो है 11 घंटे की ड्यूटी रहेगी, लेकिन जो मेन थे, ठीक है, जो मेल थे यानी पुरुष थे, उनके बारे में वैसी ही स्थितियां बनी रही थी। उनके लिए अनियमित समय था कि कितना उनसे वर्क कराया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो ये हमारा जो ठीक है। और ये जो ये कहा गया है जो फर्स्ट वाले में, तो ये भी गलत है। जो ये चाय के बागान और कारखाने थे, ठीक है, जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उसके संबंध में ये लागू नहीं होते थे ये दोनों बिल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, 1 2 कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 38, इसमें कहा गया है आमेर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, और उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और थर्ड है कि उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इन्होंने उज्जैन में खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, और जयपुर शहर भी जयसिंह सवाई द्वारा ही बनाया गया था, और ये सवाई की जो उपाधि थी औरंगजेब ने इन्हें दी थी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही था, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इनकी जो ये खोज थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि स्वदेशी बांधव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना बारिशाल में शिशिर कुमार घोष ने की थी, ठीक है। और सेकेंड है इसका उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के लिए आम जनता में को लामबंद करना था। और थर्ड है कि यह मध्यस्थता समिति के माध्यम से विवादों को निपटाना था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। तो देखो ये शिशिर कुमार घोष जो हैं, तो इन्होंने इसकी जो बंधव समिति की स्थापना नहीं की थी। ये आपको देखने को मिलेगा जो बंधव समिति की जो स्थापना की बात करते हैं, तो ये इनका नाम था अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही है सेकेंड और थर्ड में, क्योंकि इन्होंने जो है मध्यस्थता समितियों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए जो ऐसी प्रोविज़न किया था इन्होंने, और स्वदेशी आंदोलन के लिए आम जनता को लामबंद किया था। तो ये हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने वेदों के
विरोधी संबंधी धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया था। ठीक है। सेकेंड है कि वह पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। थर्ड है महादेव गोविंद रनाडे के समकालीन थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वेदों की जो मतलब धार्मिक विचारों को, जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे वेदों के, उन चीज़ों और मूर्ति पूजा ये सब, इनका जो है इन्होंने पुरोहित वर्ग इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था, और ये गोविंद रनाडे के समकालीन थे, उसी समय ये मतलब थे। तो हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। और सेकेंड है इसका उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था। और थर्ड है कि इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। तो देखो ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जो कहा गया है इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये गलत है। इसकी जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने की थी, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1934 में इसका गठन किया गया था, जो विधि आयोग था, प्रथम विधि आयोग। और जो इसको संहिताबद्ध भारतीय कानूनों को इसके संबंध में संहिताबद्ध किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। और थर्ड वाला भी सही है, क्योंकि 1934 में नहीं आएगा था, सॉरी, ये जो विधि आयोग था ये 1834 में आया था। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है। तो ये 1834 में प्रथम विधि आयोग आया था, और 1860 में जो ये बना था जो भारतीय दंड संहिता था, ठीक है, इंडियन जो आईपीसी था, ठीक है, इसका जो है इसी के यही विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको बनाया गया था। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 42 इसमें कहा गया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों में राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव में रियासतों को कांग्रेस के नाम पर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। और सेकेंड है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में से ऐसे परिसंघ की योजना प्रस्तुत की गई थी जिसमें रियासतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व को संघीय विधानमंडल में शामिल किया गया था। तो गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं थे, ये राजा के जो प्रतिनिधि होते थे, ठीक है, राजा जिन्हें चुनकर भेजता था वही लोग होते थे, ये लोकतांत्रिक रूप से नहीं चुने जाते थे। ठीक है। और ये जो राज्य में राजनीतिक गतिविधियों की बात की गई थी तो रियासतों के लिए, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये राज्य में नहीं, ये लोग क्या कर सकते थे, व्यक्तिगत स्तर पर या फिर मतलब अपने स्थानीय स्तर पर जो है राजनीतिक जो संगठन थे उसकी स्थापना कर सकते थे, वे गतिविधियां आरंभ कर सकते थे, ना कि ये राज्य स्तर पर। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे, और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग द्वारा आंदोलन नहीं किया गया था। ठीक है। और ये कहा गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अखिल भारतीय संघ नहीं था। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट जो कहा गया है कि अखिल भारतीय संघ नहीं था, तो इसमें जो आपकी बात करें तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तब कोई भी अखिल भारतीय जिस समय ये मतलब कामगार स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय नहीं था। ये 1920 में आके बहुत बाद, देखो तब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था 1905 के संबंध में, लेकिन 1920 के बाद जो है गठन किया गया था जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का। ठीक है। तो ये बहुत बाद में आया था, जो इनको लिए एक मतलब अखिल भारतीय स्तर पर था। ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग थे इन्होंने आंदोलन नहीं किया था, ये गलत है। इन्होंने आंदोलन किया था, ये मतलब हड़तालें की थी इन्होंने, और जो औद्योगिक हड़तालें की थी, और जो महाजन थे उनके खिलाफ ये हड़ताल की थी और उनका विरोध किया था। तो इन सब चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा जो केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 44, तो प्रो चेंजर और नो चेंजर में से प्रो चेंजर और नो चेंजर से किस प्रकार से भिन्न है। तो प्रो चेंजर असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे, जबकि नो चेंजर इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। सेकेंड है कि प्रो चेंजर असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विराम लेना चाहते थे, जबकि नो चेंजर सतत संघर्ष की बात करते थे। तो देखो जो प्रो चेंजर थे ये सतत संघर्ष की बात करते थे, ना कि आंदोलन को वापसी लेने की। लेकिन जो ये नो चेंजर वाले थे, ठीक है, तो ये लोग कहते थे कि नहीं, अब थोड़ा सा विराम लिया जाए, उसके बाद जो है बाद में हम ये स्टार्ट करेंगे। तो ये नो चेंजर में जो उदारवादी नेता थे, तो इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये लोग थे। लेकिन प्रो चेंजर में ये आपको देखने को मिलता है जो ये थे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो जब इनकी बात इन्होंने नहीं मानी थी तो इन्होंने क्या किया था, जो 1923 का अधिवेशन था, तो इसके बाद ये लोग अलग हो गए थे, और इन्होंने मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने फिर पॉलिटिकल व्यू में विधानसभा में यानी असेंबली में ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे थे फिर उसके बाद से। ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नहीं
ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रोचंजर असहयोग आंदोलन के आपसी वापसी के परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे, जबकि ये नौचंजर विरोध में थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो परिषदों में मतलब जो बात की गई इनकी मतलब परिषदों में फिर इनका इंटर हो गया था बाद में, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 45। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन मद्रास महासभा के गठन से संबद्ध थे? तो फर्स्ट है कि एम वीर राघवाचारी, ठीक है, और सेकेंड है सी राजगोपालाचारी, और थर्ड है कि पी आनंद चार्लू। तो देखो इसमें एम बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू ये दोनों इस मद्रास महासभा से संबंधित है। इसके साथ साथ जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे वो भी इसी से संबंधित थे, और इसकी स्थापना इन तीनों ने मिलकर जो है 1884 में की थी। ठीक है, लेकिन सी राजगोपालचारी इससे संबंधित नहीं थे। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग थी? तो फर्स्ट है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक श्रमिकों के समूह की भागीदारी। ठीक है, सेकेंड है कि पूर्वी भारत में चौकीदार कर देने से इनकार, और जो थर्ड है कि मद्रास में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन। तो ये जो गलत है ये वाला इसमें नहीं शामिल था, जो ये मतलब सविनय अवज्ञा की आंदोलन की घटनाएं थी इसमें ये नहीं था, क्योंकि ये क्या था कि ये पूर्वी भारत में जो लोग थे, ठीक है, ये असम में जो असम के लोग थे इनके खिलाफ जो सर्कुलर जारी किया गया था। तो नहीं ओ हाँ, जो ये मतलब ये कहा गया कि जो सर्कुलर जारी किया गया था तो ये असम के बारे में बात किया गया था। ठीक है, ये मद्रास में नहीं था, असम में था। और ये था क्या सर्कुलर कि जो छात्र होते थे और उनके अभिभावक होते थे तो उनके मतलब अच्छे मतलब व्यवहार और उसमें आश्वासन के लिए इन पर दबाव बनाया गया था, इसीलिए ये मतलब छात्रों ने आंदोलन कर दिया था। तो ये गलत है, इसके संबंध में ये जो सविनय अवज्ञा के संबंध में ये नहीं था, और ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाला सही है, क्योंकि पूर्वी भारत में चौकीदारों को कर देने से इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में ही इन्होंने कर दिया था, इनकार कर दिया था। और ये खुदाई खिदमतगार नामक श्रमिकों के समूहों की भागीदारी थी, ये पश्चिमोत्तर सीमांत में थे। इसके जो नेता थे ये इनको अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस समूह को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा जो है एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 47। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के पाबना विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया गया था? तो फर्स्ट है किसान संघ का गठन और हड़तालों का आयोजन। ठीक है, और सेकेंड है कि अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कानूनों और कानूनी साधनों का उपयोग। थर्ड है कि जमींदारों में भय उत्पन्न करने हेतु और अन्य किसानों को संगठित करने के लिए जमींदारों की गुप्त हत्याएं। तो इसके बारे में ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लोग हत्याएं के लिए हत्याएं नहीं करते थे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि ये जमींदारों को लूटते थे, और कई मतलब थानों पे भी, पुलिस थानों पे भी इन्होंने अटैक किया था, और न्यायालय पे भी किया था, लेकिन किसी को मारने का उनका उद्देश्य नहीं था, और ना ही मारते थे। तो उससे लगभग तो नहीं कोई मरा था, बस घायल कुछ लोग हो जाते थे, बाकी और इसका कोई कारण नहीं था इनका। ठीक है, इनका और उद्देश्य नहीं था। तो ये वाला हमारा जो फर्स्ट और जो इसमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों हमारे सही हैं, क्योंकि जो किसान संघ का गठन और उनकी हड़तालों का आयोजन होता था इसमें, और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कानून और कानून साधनों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो एक और दो स्टेटमेंट सही, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 48। जिसमें कहा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई है? तो फर्स्ट है कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, सेकेंड बी है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाली आयु घटाकर 19 वर्ष करना, और थर्ड सी है कि हमारा प्रथम अखिल भारतीय जनगणना, और डी है कि अंग्रेजों द्वारा बर्मा का विलय। तो देखो ये अंग्रेजों का बर्मा का विलय किया गया था ये 1935 में, जो ये अंग्रेजों द्वारा बर्मा का विलय, अच्छा, तो ये 1885 में किया गया था। ठीक है, और जो ये मतलब देखने को मिला था सिविल जो अखिल भारतीय जनगणना, तो ये आपको 1872 में मतलब हुई थी। उसके बाद जो है 1881 से नियमित रूप से होने लगी थी। ठीक है, और ये जो सिविल सेवाओं में जो आयु घटाई गई थी तो ये 1878 में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये कलकत्ता मद्रास अधिवेशन था, ठीक है, कलकत्ता मद्रास बम्बई जो विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1857 में की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले घटना हमारी ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में सबसे पहले की गई थी, तो ये पहले की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है 49। तो इसमें गदर आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी कमजोरियाँ थी? तो इसके द्वारा अंग्रेजों की शक्ति को कम आंकना और पर्याप्त तैयारी की कमी। ठीक है, सेकेंड है कि प्रभावी सतत नेतृत्व का निर्माण करने में इसकी विफलता,
और थर्ड है इसकी कमज़ोर संगठनात्मक संरचना, और फोर्थ है कि यह मुख्य रूप से सिख समूह से व्युत्पन्न नेतृत्व के साथ धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित था। तो गलत है, ये धर्मनिरपेक्ष था। इसमें हालांकि इसमें देखने को ज़्यादातर सिख मिलते थे, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष था, ना कि धार्मिक था। ठीक है। और इनकी कमज़ोर संगठनात्मक संरचना, ये भी सही स्टेटमेंट है इसके संबंध में। और इनका नेतृत्व भी मतलब बहुत अच्छा, यानी सतत नेतृत्व का निर्माण करने में इनकी विफलता रही थी, और इन्होंने जो है अंग्रेजों की शक्ति को कम आपा था और अपनी तैयारी कम की थी उसके संबंध में। तो 1, 2 और 3 से स्टेटमेंट सही है गदर पार्टी के संबंध में। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है 1, 2, 3 मतलब डी ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है। और सेकेंड है इसने स्वदेशी बहिष्कार और स्वशासन की मांग का प्रस्ताव किया था। और थर्ड है कि जो यह अधिवेशन नरमपंथियों और चरमपंथियों के मध्य के विभाजन को समाप्त मतलब यह अधिवेशन नरमपंथियों और चरमपंथियों के मध्य विभाजन के साथ समाप्त हुआ। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गरम दल और नरम दल के बीच ये विभाजन हो गया था 1907 में, और इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि स्वदेशी बहिष्कार और स्वशासन की मांग को प्रस्तावित किया गया तो इसमें स्वशासन शामिल नहीं था, इसमें स्वदेशी था, बहिष्कार था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में जो बात की गई थी, ठीक है, वो इसमें शामिल था। इसको जो है इस प्रस्ताव को इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मतलब अधिवेशन था 1907 वाला, इसमें इसको जो है निरस्त कर दिया था। इसीलिए जो है गरम दल वालों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि था क्या कि मतलब इसका ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कहा जा रहा था कि इसकी अध्यक्षता गरम दल के नेता यानी तिलक जो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय द्वारा की जाए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना था। लेकिन जब इन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इसीलिए जो है ये मतलब इसमें विभाजन हो गया था इन दोनों में। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है। इसका कल पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को गाइज ऐसा कीजिए कि जो मैं वीडियो डालूँ तुरंत देख लिया करें, वरना ये कॉपीराइट का अगर क्लेम हो गया तो कब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा मुझे पता नहीं है। तो गाइज इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वो दोबारा मैं प्रोवाइड भी नहीं करा पाऊँगा कहीं किसी सोर्स से। ठीक है। तो आप लोगों को ये ज़रूर कर लेना है कि मतलब जो भी है उसको पहले ही देख लो। और ये आपको टाइमिंग फिक्स है, 7 से 8 के बीच में आपको ये हमारा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। डेली बेसिस में। ठीक है। सुबह 7 से 8। ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और गाइज यार आप लोग देखो देख लेते हो, आप वीडियो देख लेते हो, लेकिन लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कमेंट यार कर सकते हो ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और ज़्यादा मतलब कंप्रिहेंसिव वे में मुझे बनाने में मतलब इंटरेस्ट आता है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। लाइक तो इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी बनता है कि हाँ मतलब मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक और कमेंट कीजिए। कोई अगर क्वेश्चन पूछता हूँ या मतलब अगर कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं आप, मतलब कुछ भी है आप यार थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो कोई नहीं, चलो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, और अपने स्वास्थ्य का तो बिल्कुल भी ख्याल रखिए, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।